तोते, मैं तेरी मरी हुई दादी बोल रही हूँ। दादी, आप तो पिछले साल ही हमें छोड़कर चली गई थी। आप कहाँ से बोल रही हो? अगर मेरी आत्मा को शांति देना चाहता है तोते, तो आज आधी रात को अपनी मम्मा के गोदाम का सारा अनाज उत्तर वाले सूखे कुएं में डाला, वरना अनर्थ हो जाएगा। कालू कौवा इंसानों की बस्ती के पास वाले कबाड़खाने से एक चालू हालत वाला स्मार्टफोन और एक छोटा ब्लूटूथ स्पीकर चुरा लाता है। वह फोन में वॉइस क्लोनिंग ऐप डाउनलोड करके पक्षियों की आवाजें रिकॉर्ड करने लगता है। अब मुझे इन पक्षियों से दाना मांगने या छीनने की कोई जरूरत नहीं है। अब तकनीक बोलेगी और ये मूर्ख पक्षी खुद अपना अनाज मेरे पैरों में लाकर डालेंगे। कालू कौवा रात के अंधेरे में पक्षियों के घोंसलों के पीछे छोटा स्पीकर छुपा देता है और फोन से उनके मरे हुए पूर्वजों की नकली आवाजें प्ले करता है। पक्षी एक एक करके इस जाल में फंसते जा रहे थे। क्या चीज हाथ लगी है। आज रात उस बूढ़े कबूतर को निशाना बनाता हूँ। पहली रात को कालू कौवा बूढ़े कबूतर के घोंसले के पीछे स्पीकर ऑन करता है। सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी और रोबोटिक आवाज गूंजती है। कबूतर, ओ कबूतर, मैं तेरे परदादा की आत्मा बोल रहा हूँ। मैं परलोक में भूखा भटक रहा हूँ, मुझे बचा ले बेटे। ए, कौन? परदादा जी, आप कष्ट में हैं? अगर मेरी भूख शांत नहीं की तो तेरे घोंसले पर पूर्वजों का श्राप गिर जाएगा। आज रात ही अपना सारा अनाज उत्तर वाले सूखे कुएं में डाला। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे पूर्वज भूखे हैं, मैं अभी जाता हूँ। परदादा जी, तृप्त हो जाओ, मुझे माफ कर दो। अगली रात कालू कौवा तोते के घोंसले को निशाना बनाता है। तोता अपने बच्चों के साथ सो रहा था। तभी खिड़की के पीछे से उसकी मरी हुई माँ की हूबहू आवाज आती है। मिट्ठू, मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। पिछले साल बिल्ली ने मुझे खाया था, लेकिन मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिली। मैं तड़प रही हूँ हरिया। मम्मा, आप? हाय, मैं कैसा बदनसीब बेटा हूँ। मेरी माँ परलोक में भूखी तड़प रही है और मैं यहाँ आराम से सोया था। मुझे क्या करना होगा मम्मा? अपनी वफादारी साबित कर मिट्ठू। सुबह होने से पहले अपने हिस्से का एक एक दाना उत्तर वाले सूखे कुएं में त्यागा, तभी मुझे शांति मिलेगी। तोता बिना सोचे समझे अपने बच्चों के हिस्से का सारा अनाज टोकरी में भरता है और रोते हुए कुएं में उड़ेल आता है। वाह भाई वाह, तोता तो रोते रोते अपनी पूरी बोरी यहाँ खाली कर गया। क्या कमाल का ऐप है। अब उस रानो की माँ की आवाज में उसके बच्चों को ऐसा डराऊंगा कि वो अपना घोंसला ही मेरे नाम कर देंगे। ये मोबाइल फोन तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तीसरी शाम को जब बबली कबूतरी भी फूट फूट कर रोते हुए अपने हिस्से के चावल कुएं में डालने पहुंचती है, तब वहां रानो चिड़िया भी खड़ी सब देख रही होती है। पूरा कुआं अनाज से भरता जा रहा था। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। हमें क्या पता था कि हमारे पूर्वज इतने कष्ट में है। अगर आज हम ये अनाज नहीं देंगे तो हमारे बच्चे कभी सुखी नहीं रहेंगे। ले जाओ भगवान, हमारा सब कुछ ले जाओ, पर हमारे बड़ों की आत्मा को शांति दे दो। रानो बेटी, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम भी अपना सारा अनाज इस कुएं में डाल दो, वरना तुम्हारे घोंसले पर भी आफत आ जाएगी। रुकिए, कबूतर अंकल, तोते भाई, बबली बहन, सब के सब रुक जाओ। अपनी आंखों से अंधविश्वास की यह पट्टी हटाओ। रानो बहन, तुम नहीं जानती, मैंने खुद अपनी मम्मा की आवाज सुनी है। रुकिए, कबूतर अंकल, तोते भाई, बबली बहन, सब के सब रुक जाओ। जो इस दुनिया से चला गया, उसकी आत्मा अनाज की बोरियां नहीं खाती। इस रोबोटिक आवाज और इस पूरी बात के पीछे मुझे किसी जिंदा पक्षी की बहुत बड़ी और घिनौनी साजिश नजर आ रही है। उसी रात कालू रानो के घोंसले के पीछे भी स्पीकर ऑन कर देता है। अचानक रानो को उसकी मरी हुई माँ की हूबहू आवाज सुनाई देती है। रानो,
मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत कष्ट में हूँ। उत्तर वाले कुएं में अनाज डाल दे। मेरी आत्मा तड़प रही है मेरी बच्ची। मम्मा, क्या ये सचमुच आप हो? रानो भावुक होकर आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी वैज्ञानिक और सतर्क सोच जाग जाती है। वो ध्यान देती है कि उस आवाज के पीछे एक अजीब सी रोबोटिक गूंज है जो प्राकृतिक नहीं है। आवाज तो माँ की नहीं लग रही है, कुछ तो बरबर है। रानो समझ जाती है कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि कोई उसकी भावनाओं से खेल रहा है। वो तुरंत घोंसले के पीछे छिपी झाड़ियों को हटाती है और उसे वहाँ एक नीले रंग की प्लास्टिक की मशीन मिलती है। तो ये है इस भूतिया आवाज का सच, इंसानों का ब्लूटूथ स्पीकर। जंगल का कोई शातिर दिमाग हमारी भावनाओं का सौदा कर रहा है। मुझे इसका असली मालिक ढूंढना होगा। रानो चुपके से उड़कर उत्तर वाले सूखे कुएं के पास पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुएं के अंदर पूरे जंगल का चुराया हुआ अनाज भरा था और कालू कौवा वहां बैठकर फोन चला रहा था। कल सुबह तोते की आवाज में उसके बच्चों को डराऊंगा। ये ऐप तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो ये सब तुम्हारा खेल है कालू। तुमने तकनीक को हथियार बनाया है, तो अब तकनीक ही तुम्हें इस जंगल से तड़ी पार करेगी। रानो चिड़िया सीधे कालू पर हमला नहीं करती। वो घर आती हैं और एक नया प्लान बुनती है। गुड़िया, इस स्पीकर को लो और मेरे बताए अनुसार कालू की आवाज में एक संदेश रिकॉर्ड करो। लोहा ही लोहे को काटेगा। रानो चिड़िया सुबह सुबह जंगल के सबसे क्रूर शिकारी जालिम बाज के घोंसले के पास पहुंचती है। बाज सो रहा था। रानो चुपके से वो ब्लूटूथ स्पीकर बाज के अंडों के ठीक पीछे छुपा देती है। कालू, तुमने पक्षियों के इमोशन से खेला था, अब तुम इस बाज के गुस्से से खेलोगे। रानो दूर छिपकर फोन के रिमोट से स्पीकर ऑन कर देती है। बाज के घोंसले से अचानक कालू कौवे की हूबहू घमंडी आवाज गूंजने लगती है। ये बाज तो इस जंगल का सबसे डरपोक पक्षी है। आज दोपहर जब ये सोएगा, मैं इसके सारे अंडे चुरा कर कबाड़ खाने में बेच दूंगा। क्या उस अदने से कालू कौवे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे अंडों को चुराने की बात करे? आज मैं उस कौवे के पंख उखाड़ कर उसे आसमान से नीचे फेंक दूंगा। कालू कौवा बेखबर होकर अपने फोन में मगन आसमान में उड़ रहा था। तभी अचानक ऊपर से जालिम बाज एक लड़ाकू विमान की तरह गुस्से में चीखता हुआ उस पर झपटता है। अरे बाज महाराज, मैंने क्या किया? आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल गद्दार, तेरी आवाज मेरे घोंसले में गूंज रही थी। तू मेरे अंडे चुराएगा, आज तेरा अंत निश्चित है। बाज से मार खाता हुआ कालू कौवा सीधे जंगल की महापंचायत के बीच में आकर गिरता है। उसके पीछे बाज और रानो चिड़िया भी लैंड करते हैं। कालू का फोन उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। रुकिए बाज महाराज, इसे मत मारिए। जंगल वालों, ध्यान से देखो, ये कोई भूत या पूर्वज नहीं थे। इस मोबाइल फोन के अंदर कालू ने आप सबकी आवाजें चुराकर ऐप में डाली थी और आप सबको लूट रहा था। रानो चिड़िया फोन पर वही वीडियो और रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है जिसे उसने रात में देखा था। सारा जंगल कालू की जालसाजी देखकर गुस्से से उबल पड़ता है। थू है तुम पर कालू, तुमने हमारी आस्था और हमारी मरी हुई माओ की आवाज का मजाक उड़ाया। महाराज, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कालू कौवे, डिजिटल जालसाजी और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में तुम्हारा ये फोन नदी में फेंका जाता है और तुम्हें जीवन भर के लिए इस जंगल के गंदे नाले की सफाई करने की सजा दी जाती है। शाम का सुंदर सूरज ढल रहा था। कुएं से सारा अनाज निकालकर सभी पक्षियों को वापस सौंप दिया गया था। रानो अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी थी। अब पूरे जंगल में शांति थी। मम्मा, अगर आप कल रात अपनी भावनाओं में बह जाती तो आज हमारा पूरा जंगल बर्बाद हो जाता। मम्मा, हमारा हरी घास का घर सचमुच एक किला है जिसे कोई कंक्रीट नहीं तोड़ सकता, जो नदी के पानी के बहाव को कंट्रोल करता था। शेरू भाई, कालू बिल्डर्स ने मेरे हरी घास के घर पर आग लगा दी है। वो पूरे नदी किनारे पर कब्जा करना चाहता है। कृपया पानी का रुख हमारे घर की तरफ मोड़ो। उस कालू की इतनी हिम्मत कि हमारी नदी की जमीन पर कब्जा करे। रानो बहन,
तुम चलो, मैं अभी पानी का सैलाब लेकर आता हूँ। जैसे ही कालू आग की लपटें आगे बढ़ाता है, शेरूसारस अपने पंखों के जोरदार झटके से नदी के पानी की एक तेज लहर सीधे कालू और उसके गुंडों के ऊपर डाल देता है। अरे बाप रे, ये तो बाढ़ आ गई। भागो यहाँ से, वरना ये सारस हमें नदी में डुबो देंगे। रानो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अपनी साजिश नाकाम होने पर कालू कौवा अपने दफ्तर में बैठकर एक लीगल और खतरनाक चाल चलता है। वो जंगल के भ्रष्ट तोते पटवारी को घूस देकर रानो के घर को अवैध घोषित करवा देता है। अब आएगा मजा। कल सुबह बड़ी बड़ी क्रेन और मशीनें सीधे रानो के हरी घास के घर को उखाड़ फेंकेंगी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अगली सुबह कालू कौवा बड़ी बड़ी कबाड़ की लोहे की क्रेन लेकर रानो के घर को ढाने पहुंच जाता है। जंगल के सारे पक्षी डरकर तमाशा देख रहे थे। मम्मा, ये लोहे के राक्षस हमारे सुंदर हरी घास के घर को तोड़ने आ रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, डरो मत। लोहे की मशीनें भारी जरूर होती हैं, पर वे प्रकृति के संतुलन के आगे टिक नहीं सकती। रानो चिड़िया भागने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है। वो क्रेन के ड्राइवरों को गुमराह करने के लिए हरी घास के घर के पीछे की जमीन पर सूखी घास और पत्तियां बिछा देती है, जिसके नीचे गहरी और गीली दलदल छिपी थी। कालू, तुम्हारा घमंड कंक्रीट की तरह सख्त है, लेकिन आज तुम्हारी भारी मशीनें इस गीली मिट्टी की ताकत देखेंगी। कालू कौवा जोश में आकर जैसे ही अपनी भारी क्रेन को रानो के घर की तरफ आगे बढ़ाता है, क्रेन के भारी पहिए सूखी पत्तियों के नीचे छिपी गहरी दलदल में धंस जाते हैं। अरे, ये क्या हुआ? क्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? ये पहिए तो जमीन के अंदर धंसते जा रहे हैं। बचाओ, मेरी क्रेन पलट रही है। कालू की भारी मशीनें भारी वजन के कारण दलदल में पूरी तरह समा जाती हैं। कालू कौवा खुद कीचड़ में गले तक धंस जाता है। तभी आसमान से रानो चिड़िया और शेरूसारस नीचे उतरते हैं। क्यों कालू सेठ, कंक्रीट का घमंड चूर हो गया? जिस जमीन को तुम कमजोर समझकर हरी घास उजाड़ने आए थे, उसी जमीन ने तुम्हारी करोड़ों की मशीनों को निगल लिया। रानो बहन, मुझे इस दलदल से निकालो, मैं डूब रहा हूँ। मुझे अपनी कंक्रीट की साख नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हारी हरी घास की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। कालू से हमेशा के लिए माफीनामा लिखवाने के बाद उसे जंगल से बाहर निकाल दिया गया। रानो का हरी घास का आशियाना आज भी नदी के किनारे गर्व से खड़ा था। शाम का सूरज ढल रहा था और हरी घास पर ओस की बूंदें हीरो की तरह चमक रही थी। मम्मा, हमारा हरी घास का घर सचमुच एक किला है, जिसे कोई कंक्रीट नहीं तोड़ सकता।